हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है हमारा चैप्टर, उसके लघुतरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे कि उन्हें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम व्यू कर लेते हैं, अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है इसमें। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी बच्चे न्यू हैं, तो क्लास 10th की फुल स्टडी यानी कि सारे विषयों की पढ़ाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, इसका हम देखिए लघुतरीय प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। हमारे चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो इसके पहले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या है पहला प्रश्न? आय से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके आंसर को जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का, चाहे वह शारीरिक परिश्रम करता हो या मानसिक परिश्रम करने में, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का, चाहे वह शारीरिक परिश्रम करता हो या मानसिक परिश्रम करता हो या कार्य करता हो, तो उस परिश्रम के बदले में जो उसे पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में वस्तु या मुद्रा की प्राप्ति होती है, उसे उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। ठीक है, मतलब मजदूरी के बदले में जो उसे रुपया पैसा मिलता है, उसे ही उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा देखिए काफी अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, कह रहा दूसरा, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। इसके आंसर को जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब किसी देश में किसी दिए गए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे ही क्या कहा जाता है? उस देश की सकल घरेलू उत्पाद कही जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग भी कर लीजिएगा, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, हाईलाइटेड प्रश्न है। तो इसका आंसर है प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे ही उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय जो है राष्ट्रीय आय किसी देश की, मतलब राष्ट्रीय आय में किसी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ठीक है, उस देश का, सॉरी। तो प्रति व्यक्ति आय बराबर फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय और बटे देश की कुल जनसंख्या। तो अगर ये वाला टॉपिक भी आपको अगर याद रहता है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए किसी देश की राष्ट्रीय आय और उसमें देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल मिलता है, वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए चौथे प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो अभी हम सारे बच्चे को ये बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे लगभग सारे विषयों की पढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और टॉपिक वाइज हम लोग सारे विषयों को क्लियर करेंगे, जैसा कि लघुतरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस टाइप से आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस और गणित, सारे विषयों की संपूर्ण पढ़ाई हमारे चैनल पे कराई जाएगी। बस आप लोग बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ठीक है, प्रश्न हमारा था, देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई थी। ये हमारा आज का चौथा प्रश्न लघुतरीय का। ये आपका बुक सॉल्यूशन चल रहा है अभी। ठीक है, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी कवर करेंगे इस प्रकार से कि टॉप 5 क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन। और जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमें ड्रीम क्लासेस पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे ऐप को, लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, देखिए ड्रीम क्लासेस का ऐप होगा, वहाँ से आप फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रीम क्लासेस का ऐप होगा, जाइए आप प्ले स्टोर पर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और वहाँ पे डाउनलोड करके हमारा कोर्स जो होता है 10th वाला, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, परेशानी हो, वो हमें फ्री में एकदम बिना कॉस्टली आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हो घर बैठे। तो प्रश्न पे बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में
दादा भाई नेरोजी के द्वारा लगाई गई थी। और दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक में भारत के लोगों के प्रति व्यक्ति या वार्षिक आय कितना रुपया बताया था? 20 रुपया बताया था। तो ये था इस क्वेश्चन का सटीक आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 5वां। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ये देखिए लघु तरीके का सेशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा इसमें छोटा छोटा टॉपिक ही रहेगा। प्रश्न 5वां हमारा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संख्या द्वारा होती है? ठीक है, यानी किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर इसका होगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, ठीक है, यानी CSO के द्वारा की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पे, और इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न शायद होगा। जी हाँ, तो हमारा ये लघु तरीके का जो सेशन है वो इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा, जो कि हमारे चैप्टर 2 का चल रहा था। कह रहा है देखिए राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। ये हमारा आज का छठा प्रश्न। तो देखिए हमारा आंसर ये हो जाएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ इस प्रकार है। देखिए पहला क्या कठिनाई था? पहला था आंकड़ों को एकत्र करने में ही कठिनाई होती थी। जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि पूरे भारत के लोगों के, यहाँ पे आय होगा, इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, पूरे भारत के लोगों के आय, देखिए पूरे भारत के लोगों के आय को हम उत्पादन के रूप में मानते हैं। रुक जाइए, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा व्यू है ये, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा बच्चों को। चलिए अब ठीक है, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए पूरे भारत के लोगों के आय को हम उत्पादन के रूप में मानते हैं, यहाँ आय होगा, और सही आंकड़ा लोग नहीं बताते हैं, जिसके कारण आंकड़ों को एकत्र करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। और यदि सही आंकड़ा जो है नहीं मिलेगा तो आय की जानकारी भी नहीं मिलेगी। ये होती थी कठिनाई। ठीक है, और दूसरा कठिनाई होता था दोहरी गणना की जाने वाली संभावनाएं। जैसे कि पूरे देश के लोगों की आय की गणना की जाती है, ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का गणना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में भी हो जा सकता है। जैसे कि आप गणना करते हैं राष्ट्रीय आय का, देखते हैं एक घर में 2 बार भी जा सकते हैं। जैसे कि 2 अलग अलग व्यक्ति कर रहे गणना, 2 घर में चले जाते थे, तो उससे कठिनाई होती थी। ठीक है, तो जो कि राष्ट्रीय आय को क्या करता था, वास्तविक आंकड़ा उससे प्राप्त नहीं हो पाता था। ठीक है, तो उसमें हमारा जो क्या है, कठिनाई होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां काफ़ी अच्छा टॉपिक है। कह रहा है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। इसको भी करिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी। ठीक है, चलिए ये हमारा चैप्टर, देखिए चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी पॉइंट। क्लास 10th की स्टडी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। इसका आंसर कि आय का गरीबी के साथ एक पारस्परिक संबंध है। ठीक है, आय का गरीबी के साथ क्या है? एक पारस्परिक संबंध है। चलिए उसके बाद देखते हैं इसमें और क्या संबंध है। उसके बाद देखिए इसमें जानना है कि वह व्यक्ति गरीब है जो शारीरिक या मानसिक रूप से काम करने में क्या असमर्थ है। जो शारीरिक या मानसिक रूप में व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है वो क्या है? एकदम गरीब माना जाता है, और ऐसी स्थिति में उसे आय की प्राप्ति नहीं होती है, और जिसके कारण उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, और ज़मीन भी नहीं रहती है, और घर भी नहीं रहते हैं, और खाने का अनाज भी नहीं रहता है। तो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने में क्या रहता है? वो असमर्थ रहता है। तो इस टॉपिक से हम लोग कह सकते हैं कि आय का गरीबी के साथ बेहद ही महत्वपूर्ण क्या है? संबंध है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। आज का ये टॉपिक हमारा लघुतरीय सेशन के साथ समाप्त हुआ। तो बस आप लोग इसी तरह चैनल पे बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए हमें, और इसी तरह देखते रहिए सक्सेस स्टडी पॉइंट को। ठीक है, थैंक यू।